तो स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद अरविंद में। जैसा कि आपको पता है कि मध्य प्रदेश सब इंजीनियर की वैकेंसी आ चुकी है और जिसमें 3435 पोस्ट हैं और सब इंजीनियर सीरीज जो कि हमारे YouTube चैनल पर कंटिन्यू मैनर में बनाई जा रही हैं। जिस सीरीज की जो 29 नंबर की ये वीडियो सीरीज है और इससे पहले की 28 वीडियो जो कि हमारे चैनल पर आ चुकी हैं। और आज है 14 अप्रैल, यानी आज है डॉक्टर संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती और भीमराव अंबेडकर जयंती है और इस दिन हम वीडियो बना रहे हैं। तो हमारा टारगेट है 100 आउट ऑफ 100 स्कोर करना। और आज की वीडियो में हम साइंस टॉपिक पर एक्सप्लेन करेंगे। और जैसा कि आपको पता है कि मध्य प्रदेश सब इंजीनियर का एग्ज़ाम 6 जून 2022 को होगा, यानी काफ़ी कम समय है और काफ़ी कम समय में अच्छी प्रिपरेशन के लिए एक सिस्टमेटिक वे में पढ़ना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसी पर्पज़ से हम अपने चैनल पर अपनी सीरीज को हमेशा कंटिन्यू रखे हुए हैं और 1 बाय 1 वीडियो एक कंटिन्यू मैनर में हम बनाए जा रहे हैं, जिसमें से हम ऑलरेडी टॉपिक कवर किए हुए हैं जैसे कंप्यूटर, हिंदी, इंग्लिश, हिंदी, मैथ और उसके अलावा MPG के। और हर रोज़ 2-3 वीडियो आती रहती हैं जो कि आपके प्रिपरेशन को काफ़ी स्ट्रांग बनाएगी। अबाउट मी, तो माई सेल्फ अरविंद यादव और हियर इज़ माई कॉन्टैक्ट नंबर। अगर कोई भी डाउट हो जैसे कि कौन सी बुक से पढ़ें, कौन से नोट्स फॉलो करें, MPG में समझ में नहीं आ रहा या किसी भी तरह के PDF कहाँ से मिलेगा, इसके अलावा जैसे कि कौन सा बेस्ट YouTube चैनल है, अभी पेड कोर्स परचेज करें या न करें, इतने कम समय 2 महीने में कैसे प्रिपरेशन करें, इस तरह के किसी भी डाउट के लिए आप मुझे इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हम उसके सॉल्यूशन देंगे। तो आज की साइंस की वीडियो में हम पहले क्वेश्चन पर शुरू करते हैं। इससे पहले कि हम वीडियो शुरू करें, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आपको आने वाली सभी वीडियो का पता चलता रहे और आप सिस्टमेटिक वे में पढ़ते रहें। तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। रसायन विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? तो लेवाइसियर को कहा जाता है रसायन विज्ञान का जनक। उसके अलावा दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं, किसने यह कहा कि सभी पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से बने होते हैं? तो इसको कणाद ने कहा कि पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से बने हुए होते हैं। उसके बाद अगले पॉइंट पर आते हैं, पदार्थ का वह अत्यंत सूक्ष्मतम कण क्या होता है? तो पदार्थ का वह स्मॉलेस्ट पॉइंट क्या होता है? तो परमाणु होता है। वह पदार्थ जिसे गर्म करने पर सीधे ठोस रूप से गैस बन जाता है उसे आयोडीन और कपूर कहते हैं। तो जो ठोस से सीधा सॉलिड से सीधा गैसियस फार्म में बने, यानी लिक्विड फार्म में न आए, तो उससे क्या कहते, वो ऐसे कौन से पदार्थ हैं? जैसे आयोडीन नमक होता है, उसके अलावा कपूर होता है, जैसे कपूर पूजा के समय जलाते हैं ना, तो उस तरह से। उसके बाद हम अगले पॉइंट पर आते हैं, वह शुद्ध पदार्थ जिसे विभाजित नहीं किया जा सकता क्या कहते हैं? तत्व कहते हैं। और तत्व क्या होता है? एलिमेंट होता है, जैसे कि हीलियम, हाइड्रोजन, नियान, कार्बन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, जिंक, जेडन, ये सब तत्व होते हैं। उसके बाद पृथ्वी के सबसे अधिक कौन सा तत्व पाया जाता है? तो पृथ्वी पर सबसे अधिक कौन सा तत्व पाया जाता है? तो O2 ऑक्सीजन पाया जाता है। ऑक्सीजन कितने परसेंट वायुमंडल में है? 21%। नाइट्रोजन कितने परसेंट है? 21%। तो तत्वों की बात हो रही है, तो कौन सा तत्व सबसे अधिक कौन सा तत्व पाया जाता है? तो नाइट्रोजन नहीं, ऑक्सीजन पाया जाता है। ठीक। पृथ्वी के दूसरे सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो सिलिकॉन है। सिलिकॉन से क्या होता है? तो सिलिकॉन से कंप्यूटर में IC चिप भी बनती है, जो कि 3rd जनरेशन में IC चिप का यूज किया जाता था सिलिकॉन में। उसके बाद मनुष्य के शरीर में सबसे अधिक कौन सा तत्व पाया जाता है? तो ऑक्सीजन। मनुष्य के शरीर में सबसे अधिक कौन सा तत्व पाया जाता है? ऑक्सीजन, O2 क्या होता है? जो कि हमारे लंग्स में जो कि ब्लड में भी ऑक्सीजन मिक्स रहती है और जो कि हीमोग्लोबिन को मेंटेन किए रहती है। पृथ्वी के भूपटल पर ऑक्सीजन की मात्रा कितने प्रतिशत होती है? तो भूपटल पर ऑक्सीजन की मात्रा 46.60% होती है। पृथ्वी के भूपटल में सिलिकॉन की मात्रा कितने प्रतिशत होती है? तो 27.72% होती है, यानी सिलिकॉन जो SI से डिनोट करते हैं और 27.72% होती है। मानव शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा का लगभग कितना प्रतिशत होता है? तो 65% मानव शरीर में ऑक्सीजन का प्रतिशत होता है। उसके बाद मानव शरीर में कार्बन का मात्रा कितने प्रतिशत होता है? तो कार्बन की मात्रा 18% होती है। पृथ्वी के भूपटल पर एल्युमिनियम की मात्रा कितने प्रतिशत होती है? तो 8.3% होती है। पृथ्वी का तीसरा सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व कौन है? तो एल्युमिनियम है।
और एल्युमिनियम तीसरा सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला तत्व है। इसके अलावा एल्युमिनियम की भारत में खाने कहाँ कहाँ पे हैं, तो वाल्को, नाल्को, हिंडाल्को और वेदांता। नाल्को, वाल्को, हिंडाल्को और वेदांता। तो हिंडाल्को कहाँ पे है, तो रेणुकूट में है। और बारूद का कुहासा किसका उदाहरण है, तो बिस्मांगी मिश्रण का उदाहरण है। चीनी और नमक के जलीय विलयन को तथा हवा किसका उदाहरण है, तो समांग मिश्रण का उदाहरण है। जल क्या है, तो एक यौगिक है। जल जो है एक यौगिक है। सोना, चांदी, ऑक्सीजन किसके उदाहरण है, तो तत्वों के उदाहरण है। शर्करा नमक के मिश्रण को अलग करने के लिए कहलाती है रक्ताकरण। द्रव के मिश्रण को अलग करने की विधि को क्या कहलाते हैं, तो आसवन विधि, डिस्टिलेशन कहते हैं। दो ठोस पदार्थ जैसे कपूर, नेफ्थलीन, आयोडीन, क्लोराइड, एंथ्रेसिन को अलग करने की विधि को क्या कहते हैं, तो उस विधि को ऊर्ध्वपातन कहते हैं, सब्लिमेशन। कच्चे तेल को शुद्ध डीजल, पेट्रोल, मिट्टी के तेल, कोलतार आदि को अलग करने की विधि को क्या कहते हैं। जैसे कच्चे तेल होता है, रिफाइनरी से निकलता है, उसको अलग अलग क्या किया जाता है, तो उसे अलग अलग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यानी आंशिक अवसादन कहते हैं। जैसे पेट्रोलियम निकलता है तो वो रिफाइनरी में जाता है। जैसे रिफाइनरी कहाँ पे है, तो असम में एक रिफाइनरी है, उसके अलावा मथुरा में रिफाइनरी है। तो इन रिफाइनरी में जाता है, वहाँ पर उसको अलग अलग डीजल में, पेट्रोल में, मिट्टी के तेल में और तथा बिटुमिनस, कोलतार, इन सब क्षेत्रों में अलग अलग डिवाइड किया जाता है। कार्बनिक मिश्रण जैसे एसीटोन, मेथिल एल्कोहल आदि के शुद्धिकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो भाप आसवन यानी स्टेम डिस्टिलेशन कहते हैं। कौन सा तत्व कमरे के तापमान को द्रव के रूप में जाता है, तो उसे पारा कहते हैं। कौन सा तत्व कमरे के तापमान को द्रव के रूप में होता है, तो उसे पारा कहते हैं। नदियों में घुली हुई ऑक्सीजन की मात्रा प्रति मिलियन का भाग होती है 5 होती है। और नदियों में घुली हुई मात्रा को किसे कहते हैं, पीपीएम। पीपीएम क्या होता है, पार्ट पर मिलियन। कौन सा एक सफ़ेद फास्फोरस है, तो P4, जिसको सफ़ेद फास्फोरस के रूप में जानते हैं। क्षारीय धातु के गुण क्या होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन को आसानी से छोड़ देते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड को प्रदूषण किसमें अत्यधिक वृद्धि होने लगती है, तो लाइकेंस में सबसे अधिक वृद्धि होने लगती है। उसके बाद कौन से ऊष्माग्राही अभिक्रिया है, तो पसीना निकलना एक ऊष्माग्राही अभिक्रिया है। BOD5 किससे संबंधित है, तो 5 मिनट में जैव रसायन को ऑक्सीजन की मांग करना। उसके बाद विस्थापन का एसआई इकाई क्या है, तो विस्थापन का एसआई इकाई है मीटर। और मीटर क्या है, तो मीटर विस्थापन में लिए विस्थापन क्या है, तो विस्थापन जैसे कि एक वेक्टर क्वांटिटी है। और विस्थापन जैसे डिस्टेंस नेवर भी जीरो, लेकिन विस्थापन डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकते, जीरो, प्लस, माइनस और निगेटिव, ये तीनों हो सकता है। तो विस्थापन का एसआई इकाई क्या है, मीटर। और मीटर में विस्थापन को मापा जाता है। उसके बाद जिसका मुक्त होना ओजोन परत को ह्रास होने का प्रमुख कारण है, CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। कौन सा तत्व एक डबल महासंयोजक बंधक द्वारा जुड़ा होता है, तो वो O2 होता है। O2 जो डबल बॉन्ड से जुड़ा होता है। O2 की परमाणु क्रमांक कितना होता है, 8 होता है। और परमाणु वेट कितना होता है, 16। ग्रीन हाउस प्रभाव में कौन सी सर्वाधिक योगदान देती है, तो पानी का वाष्प। और ग्रीन हाउस गैसें कितनी होती हैं, तो ग्रीन हाउस गैसें जो कि 6 होती हैं। उसके अलावा ग्रीन हाउस दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो 16 सितंबर को ग्रीन हाउस दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऑक्सीकरण की अभिक्रिया का क्या होता है, तो इलेक्ट्रॉन खोते हैं। उसके बाद एक ऐसे अभिक्रिया जिसमें एक साथ ऑक्सीकरण और अवकरण हो, उसे क्या कहते हैं, तो रेडॉक्स रिएक्शन। तो रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, जैसे कि Zn2+ और इधर जाता है तो Zn 0 हो जाता है, यानी एक इधर से प्लस होता है और एक इधर से माइनस होता है, यानी दोनों साइमल्टेनियसली अपचयन उपचयन दोनों साथ होता है, तो उसे रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। नाइट्रोजन की खोज किसने की थी, तो रदरफोर्ड ने। और नाइट्रोजन वायुमंडल में कितने % है, तो 78% नाइट्रोजन है। उसके अलावा नाइट्रोजन कौन से उर्वरक में होता है, ये ज़्यादा होता है NH2CO NH2। ये क्या है, तो ये यूरिया है। और यूरिया में नाइट्रोजन का होता है, कितने % होता है यूरिया में, 46% यूरिया में नाइट्रोजन होता है। PVC का पूर्ण रूप क्या है, पॉलीविनाइल क्लोराइड।
पीवीसी का जो कि पूर्ण रूप होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के अणुओं को कम से कम कितनी बेंजीन की तरह रिंग होती है? तो एक होती है। क्रोमाइट किसका अयस्क है? तो क्रोमियम का अयस्क है। किस पदार्थ की मात्रा में मौलिक इकाई क्या है? तो मोल है। कौन सा पदार्थ मिलाने पर कांच का रंग हरा हो जाता है? तो क्रोमियम ऑक्साइड का। कौन सा गैस यदि वातावरण में हो तो अपनी गंध का कारण पहचान लेती है? तो सल्फर डाइऑक्साइड जो कि SO2 है वो गंध का कारण पहचान लेती है। किसका इस्तेमाल ब्रशों के नाल बनाने के लिए किया जाता है? तो नायलॉन 66 का होता है। एक अम्ल नीला लिटमस को किस रंग में बदल देता है? तो लाल। तो जो कि नीला ब्लू लिटमस पेपर को रेड में बदल देता है, कौन सा है? तो ये नायलॉन, ये जो कि अम्ल रहता है तो ये बदल जाता है। उसके अलावा pH वैल्यू को देखें तो pH वैल्यू कितने से वैरी करता है? 0 से 14 तक। और 0 से 7 तक क्या होता है? तो एसिड होता है। और 7 से 14 क्या होता है? तो बेस होता है। उसके अलावा 7 पर क्या होता है? तो 7 पर न्यूट्रल हो जाता है। मोटर वाहनों के धुएं में कौन सी खतरनाक गैस होती है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड। और कार्बन मोनोऑक्साइड का फार्मूला होता है CO, जो मोटर वाहनों के धुएं होते हैं, जो कि पेट्रोलियम पूरी तरह से फ्यूल नहीं जल पाता है तो उसे उस तरह से हो जाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनती है। प्रोटॉन में किसका द्रव्यमान एक समान होता है? तो न्यूट्रॉन में इसका द्रव्यमान एक समान होता है। किस विधि के प्रयोग करके हम विलयन में विलय का विभक्त कर सकते हैं? वाष्पीकरण विधि द्वारा हम कर सकते हैं। बॉक्साइट किसका अयस्क है? तो बॉक्साइट किसका अयस्क है? एल्युमिनियम का। और एल्युमिनियम का परमाणु क्रमांक, एल्युमिनियम किसे डिनोट करते हैं? तो Al से। और परमाणु क्रमांक कितना होता है? 13 होता है। एटॉमिक वेट कितना होता है? तो 26 होता है। उसके बाद आधुनिक आवर्त सारणी के किस सिद्धांत पर आधारित है? तो मोजले। तो मोजले आधुनिक आवर्त सारणी के सिद्धांत पर। उससे पहले कौन दिया था? तो मेंडलीफ ने पीरियोडिक टेबल दिया था। किस पदार्थ को परमाणु भार समान परंतु परमाणु संख्या असमान हो तो उसे क्या कहते हैं? संभारिक कहते हैं। किसी पदार्थ में परमाणु संख्या समान परंतु परमाणु भार असमान होती है तो उसे क्या कहते हैं? समस्थानिक मतलब परमाणु संख्या समान होती है और परमाणु भार असमान हो तो उसे समस्थानिक कहते हैं, जैसे प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम। CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन के उत्पादन को घटाने के लिए एक प्रोटोकॉल बना था जिसका नाम था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। CFC यानी ओजोन ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल बना था? तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल बना था। उसके बाद कॉपर का अयस्क क्या है? तो कॉपर का अयस्क बोले तो और किसका है? तो मैकेलाइट। कांच का यह भी कहा जाता है अतिशील द्रव। कांच को अतिशील द्रव के रूप में भी जाना जाता है। जिंक का अयस्क है। जिंक को किसे डिनोट करते हैं? Zn से। और इस जिंक का और यूज कहाँ पर होता है? तो गैल्वेनाइज सेल में होता है। तो इसका अयस्क है स्फेलेराइट इसका अयस्क है। कांच किसके द्वारा प्राप्त किया जाता है? तो सिलिकॉन डाइऑक्साइड से कांच का प्राप्त किया जाता है। कांच को किससे जाना जाता है? लेड, जो कि लेड को कांच से कहते हैं। सिलिकॉन डाइऑक्साइड SiO2। अंतरिक्ष यानों में ईंधन को जमने से बचाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो ग्लाइकाइल का यूज किया जाता है। जो एटमॉस्फेयर में एरोप्लेन जाते हैं उनको ग्लाइकाइल का यूज किया जाता है। प्राकृतिक गैस का प्रमुख घटक कौन सा है? मीथेन। यूरेनियम का अयस्क है कार्नोटाइट जो यूरेनियम का अयस्क है। किसका प्रयोग प्रकाश के उत्पादन और धातुओं को वेल्डिंग करने में होता है? तो एसिटिलीन का फार्मूला क्या होता है? CH3। एसिटिलीन का फार्मूला जैसे कि हम बताते हैं, रेडियो सक्रिय कार्बन किसके प्रयोग किया जाता है? तो फोसाइल्स और पुरातत्व अवशेष के रूप में उसका अनुमान लगा, जो कि रेडियो फोसाइल होता है। रेडियो फोसाइल जो कि उसे जो पुराने होते हैं फोसाइल यानी अवशेष होते हैं ना, उसके यूज के लिए किया जाता है। वायुमंडल के किस परत में ओजोन गैस पाई जाती है? तो समताप मंडल स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है। बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए किस तंतु का प्रयोग किया जाता है? तो केवलर का किया जाता है। बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए केवलर का उपयोग किया जाता है। मैग्नीज का अयस्क है मैग्नेटाइट। मैग्नीज का अयस्क होता है मैग्नेटाइट। सन
1984 में भोपाल गैस आपदा में किस गैस का रिसाव हुआ? तो मिथाइल आइसोसाइनाइड। एक कब हुआ? तो 2 से 3 दिसंबर 1984 को मिथाइल आइसोसाइनाइड का रिसाव हुआ। और मिथाइल आइसोसाइनाइड को क्या बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में? MIC। और कौन सी कंपनी थी? इसके मालिक कौन से थे? तो एडरसन थे। और इस कंपनी का नाम क्या था? तो यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री नाम था। सिरका बनाने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल का उपयोग सिरका बनाने के लिए किया जाता है। सिरका को इंग्लिश में क्या कहते हैं? विनेगर। मर्क्यूरी का अयस्क है सिनेबार। मर्क्यूरी का जो अयस्क होता है उसे सिनेबार कहते हैं। उसके बाद बेंजीन की खोज किसने की थी? तो माइकल फैराडे ने बेंजीन की खोज की थी। तो बेंजीन की खोज किसने की थी? माइकल फैराडे ने। किसका इस्तेमाल शराब, दवाइयों, वायुयानों को ईंधन के रूप में किया जाता है? तो इथाइल एल्कोहल का प्रयोग किया जाता है। लोहे का अयस्क क्या है? तो मैग्नेटाइट। तो लोहे का जो अयस्क होता है उसे मैग्नेटाइट कहते हैं। एसिटिलीन क्या होती है? तो एक अध्रुवीय अणु होती है। यदि पानी को दुर्गंध आती है तो उससे दुर्गंध को क्या मिलाकर दूर किया जा सकता है? तो सक्रिय चारकोल से दूर किया जा सकता है। नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सिट्रिक अम्ल नींबू में पाया जाता है। कठोर पानी को उबालकर उसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलाकर उसे मृदु जल बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो क्लार्क की प्रक्रिया कहते हैं। संतरे में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो संतरे में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। संतरे में सिट्रिक अम्ल, इमली में टार्टरिक अम्ल, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल, इमली में टार्टरिक और संतरे में सिट्रिक अम्ल। दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। जो लैक्टिक अम्ल पाया जाता है दही में, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल और इमली में टार्टरिक अम्ल। उसके अलावा चींटी और बिच्छू के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो फार्मिक अम्ल पाया जाता है। चींटी और बिच्छू के डंक में कौन सा? फार्मिक अम्ल। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे याद कर लीजिएगा। दूध का पीएच मान कितना होता है? दूध का पीएच मान 6.4 होता है। वहीं ब्लड का पीएच मान कितना होता है? तो ब्लड का पीएच मान होता है 7.4। मूत्र यानी यूरिन का पीएच मान कितना होता है? तो 6 होता है। नींबू का पीएच मान कितना होता है? तो 2.2 होता है। सिरका का पीएच मान 2.4 और 2.4 क्या इंडिकेट करता है? तो एसिडिक नेचर। और जैसा कि हम जानते हैं कि 0 से 14 तक वैरी करता है पीएच वैल्यू, और 0 जो 7 से लेस है यानी उसे एसिडिक बोलते हैं, 7 से ग्रेटर है और 14 के इंटरवल में है तो उसे बेस बोलते हैं, और जो 7 पे है उसे न्यूट्रल बोलते हैं। न्यूट्रल में क्या आता है? तो वाटर आता है। पेय जल का पीएच वैल्यू कितना होता है? तो 7, उदासीन होता है। उसके बाद किसी विलयन का पीएच मान 7 से नीचे तो उसका स्वाद होता है अम्लीय। तो अगर 7 से कम है तो इसका नेचर होता है एसिडिक नेचर होता है। और HCl क्या है? तो एक अम्लीय है। किसी विलयन का पीएच मान अगर 7 से ऊपर हो तो उसका स्वाद होता है क्षारीय, और क्षारीय होता है जैसे 7.4 ब्लड का होता है तो ब्लड कैसा लगता है? क्षारीय लगता है। कापर और जिंक मिलकर किस मिश्र धातु का निर्माण करते हैं? तो पीतल का। कापर और जिंक मिलकर क्या बनाते हैं? तो पीतल बनाते हैं। कापर जिंक निकेल मिलकर किस मिश्र धातु का निर्माण करते हैं? तो जर्मन सिल्वर का निर्माण करते हैं। कापर और टिन मिलकर किस मिश्र धातु का निर्माण करते हैं? तो कांसा का निर्माण करते हैं। कापर जिंक टिन मिलकर किस मिश्र धातु का निर्माण करते हैं? तो गन मेटल का निर्माण करते हैं। कापर जिंक और टिन मिलकर गन मेटल का निर्माण करते हैं। लेड टिन किस मिश्र धातु का निर्माण करते हैं? तो टांका का निर्माण करते हैं। सस्ते आभूषण बनाने के लिए किस मिश्र धातु का इस्तेमाल किया जाता है? तो रोल गोल्ड और डच मेटल का प्रयोग किया जाता है। बर्तन बनाने के लिए किस मिश्र धातु का इस्तेमाल किया जाता है? तो पीतल और जर्मन सिल्वर का बर्तन बनाने के लिए किया जाता है। सिक्का बनाने के लिए किस मिश्र धातु का इस्तेमाल किया जाता है? तो मुज मेटल का प्रयोग किया जाता है। तोप, गियर, बेयरिंग बनाने के लिए किस मिश्र धातु का इस्तेमाल किया जाता है? तो गन मेटल का प्रयोग किया जाता है। तोप, गियर, बेयरिंग बनाने के लिए किस मिश्र धातु का उपयोग किया जाता है? तो गन मेटल का।
जहाज के पंखा बनाने के लिए किस मिश्र धातु का उपयोग किया जाता है? तो जहाज का पंखा बनाने के लिए डेल्टा मेटल का उपयोग किया जाता है। उसके बाद ऑटोमेटिक फ्यूज बनाने के लिए किस मिश्र धातु का इस्तेमाल किया जाता है? तो रोज मेटल का उपयोग किया जाता है। उसके बाद हवाई जहाज का ढांचा बनाने के लिए किस मिश्र धातु का उपयोग करते हैं? तो मैग्नीशियम का उपयोग करते हैं। एल्युमिनियम मैग्नीज बनाने के लिए किस मिश्र धातु का उपयोग किया जाता है? तो मैग्नीशियम का। इस तरह से 100 क्वेश्चन हो गए। आगे भी हम 10-15 और क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे। पोटेशियम कार्बोनेट, लेड ऑक्साइड और सिलिकॉन मिलकर किस प्रकार के कांच का निर्माण करते हैं? तो फ्लिंट कांच का निर्माण करते हैं। कैमरा, दूरबीन, लेंस के विद्युत बल्ब बनाने के लिए किस प्रकार के कांच का इस्तेमाल किया जाता है? तो फ्लिंट कांच का उपयोग किया जाता है। पोटेशियम कार्बोनेट, लेड ऑक्साइड, सिलिकॉन मिलकर सब फ्लिंट कांच का निर्माण करते हैं। सोडियम सिलिकेट, बेरियम सिलिकेट इस्तेमाल के लिए कांच का निर्माण पायरेक्स कांच करते हैं। प्रयोगशालाओं में उपकरण बनाने के लिए किस प्रकार का प्रयोग किया जाता है? पायरेक्स कांच का उपयोग किया जाता है। सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, सिलिका का प्रयोग किस प्रकार के कांच का प्रयोग किया जाता है? सोडा कांच के लिए। ट्यूबलाइट बोतलों का निर्माण के लिए किस कांच का निर्माण किया जाता है? तो सोडा कांच के लिए उपयोग किया जाता है। बुक्स और धूप के चश्मों को बनाने के लिए क्रूक्स कांच का उपयोग करते हैं। सीरियल ऑक्साइड, सिलिका में किस प्रकार के कांच का निर्माण होता है? तो कुक्स कांच का उपयोग करते हैं। अधिक ताप तथा गर्म के लिए कौन से कांच के बर्तन और प्रायोगिक उपकरण बनाने के लिए कांच का इस्तेमाल होता है? तो पोटाश कांच का उपयोग होता है। चश्मा, सूक्ष्मदर्शी, टेलीस्कोप, प्रिज्म बनाने के लिए किस प्रकार के कांच का इस्तेमाल किया जाता है? तो प्रकाशीय कांच का उपयोग करते हैं हम। पोटेशियम कार्बोनेट, रेड लेड, सिलिका किस प्रकार के कांच का निर्माण होता है? तो प्रकाशीय कांच का उपयोग करते हैं। उसके बाद फोटोक्रोमेटिक कांच किसकी अवस्थिति के कारण धूप में स्वतः काला हो जाता है? तो सिल्वर ब्रोमाइड के कारण ये स्वतः काला हो जाता है। कांच का रंग गहरा नीला किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो कोबाल्ट ऑक्साइड के कारण होता है। कांच का रंग हरा किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो सोडियम क्रोमेट और फेरस ऑक्साइड के कारण इसे हो जाता है। कांच का रंग पीला किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो कैडमियम सल्फेट होता है। कांच का रंग लाल किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो मैग्नीज डाइऑक्साइड के कारण होता है। कांच का रंग रूबी लाल किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो गोल्ड क्लोराइड के कारण होता है। कांच का रंग चटक लाल किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो क्यूप्रस ऑक्साइड के कारण होता है। कांच का रंग भूरा किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो फेरिक ऑक्साइड के कारण होता है। उसके बाद यदि किसी द्रव में घुलनशील पदार्थ को मिलाया जाए तो द्रव का पृष्ठ तनाव क्या होगा? बढ़ जाएगा। यदि किसी द्रव में घुलनशील पदार्थ को मिलाया जाता है तो द्रव का पृष्ठ तनाव जो कि बढ़ जाता है। यदि क्लोरोफॉर्म को सूर्य के प्रकाश के वायुमंडल में खुला छोड़ दिया जाए तो कौन सा विषैला गैस में रूपांतरण हो जाएगी? तो फास्फाजीन में हो जाएगी। वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रेट में परिवर्तित करने के लिए प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो नाइट्रोजन विस्थापीकरण। मिट्टी में क्षारत्व को घटाने के किसका उपयोग किया जाता है? तो जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। टेल्कम पाउडर के निर्माण में किसका उपयोग किया जाता है? तो थियोफेटस खनिज का उपयोग किया जाता है। पानी की अस्थायी कठोर दूर करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होता है पोटेशियम क्लोराइड। पानी की अस्थायित्व दूर करने के लिए उपयोग होता है पोटेशियम क्लोराइड का। बर्फ को पिघलने से रोकने के लिए बर्फ में क्या मिलाया जाता है? तो जिलेटिन मिलाया जाता है। शुष्क बर्फ को किस नाम से जाना जाता है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड से। उसके बाद प्रयोगशालाओं में अभिकर्मक के रूप में किस कार्बनिक यौगिक का इस्तेमाल किया जाता है? तो पिक्रिक एसिड का उपयोग किया जाता है। कौन एक क्रिस्टलीय एरोमेटिक यौगिक है जो शर्करा की अपेक्षा 550 गुना अधिक मीठा होता है? तो सेकेरिन जो कि शर्करा की अपेक्षा 550 गुना अधिक मीठा होता है। सेकेरिन का प्रयोग किससे होता है? तो टाइलिन से होता है।
क्या एक प्रकार का दूध होता है जिसमें वसा की मात्रा बढ़ जाती है और पानी की मात्रा कम होती है, उसे कहते हैं क्रीम। 1 किलोग्राम शहद में लगभग कितने किलोग्राम ऊर्जा प्राप्त होती है? तो 3500 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। किस गैस को हंसाने वाली गैस कहते हैं? नाइट्रस ऑक्साइड, जिसे N2O के नाम से भी जाना जाता है। नाइट्रस ऑक्साइड की खोज किसने की थी? तो प्रिस्टले ने की थी। हड्डियों में फास्फोरस की मात्रा कितने प्रतिशत होती है? तो 8% हड्डियों में फास्फोरस की मात्रा होती है। कौन सा गैस फूलों का रंग उड़ा देता है? तो क्लोरीन उड़ा देता है। दिया सलाई के लिए तिल्ली में क्या मिला होता है? तो ज्वलनशील होता है, जो कि लाल फास्फोरस मिला रहता है। यूरिया में नाइट्रोजन के प्रतिशत कितना होता है? तो 46 होता है। और उसके अलावा यूरिया का फार्मूला क्या होता है? Na2CO NH2। तो इसमें नाइट्रोजन की मात्रा 46% होती है। किस गैस का प्रयोग समुद्री यात्रा में होम सिग्नल देने में किया जाता है? तो फास्फीन का प्रयोग होम सिग्नल देने के लिए किया जाता है। बर्तनों में कलई करने में किसका प्रयोग किया जाता है? तो अमोनियम क्लोराइड का उपयोग किया जाता है। कृत्रिम सुगंधित पदार्थ बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? तो एथिल एसीटेट का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद कौन सा ऐसा पदार्थ है जो कार्बनिक पदार्थ है जिसका प्रयोग प्रयोगशाला में बनाया गया है? यूरिया। एसिटिक अम्ल का रासायनिक सूत्र CH3COOH होता है। एसिटिक अम्ल जिसका रासायनिक सूत्र होता है CH3COOH होता है। रक्त को प्रवाह रोकने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो फोरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। सोलर सेल के लिए प्रयुक्त होता है तो सीजियम, जो कि सोलर सेल के लिए उपयोग किया जाता है। पीले फास्फोरस को कहाँ रखा जाता है? तो जल में रखा जाता है। समुद्री घास में क्या पाया जाता है? तो आयोडीन पाई जाती है। खाना बनाते समय सर्वाधिक मात्रा में क्या नष्ट होता है? तो विटामिन नष्ट हो जाती है। उसके बाद रजत दर्पण बनाने में किसका प्रयोग किया होता है? तो ग्लूकोज का होता है। और ग्लूकोज का होता है। ग्लूकोज का फार्मूला क्या होता है? तो C6H12O6 ग्लूकोज का फार्मूला होता है, जिसे रजत दर्पण बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। दूध में क्रीम को अलग करने के लिए किया जाता है। दूध का घनत्व हो जाता है, बढ़ जाता है। उसके बाद अस्पतालों में कृत्रिम सांस के लिए प्रयुक्त सिलेंडरों में किसका मिश्रण होता है? तो ऑक्सीजन और हीलियम का मिश्रण होता है। ठंडे देशों में हिमांक को कम करने के लिए घरों में रेडिएटरों को क्या मिलाया जाता है? तो एथिलीन ग्लाइकॉल मिलाया जाता है। उसके बाद ऑयल पेंटिंग रंगों को उभारने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद सबसे अधिक घनत्व वाला और सबसे भारी तत्व कौन सा है? तो आयोडीन ओस्मियम है। सबसे कम घनत्व वाला और सबसे हल्का तत्व कौन है? तो लिथियम है। सर्वाधिक विद्युत चालकता वाला धातु कौन सा है? तो चांदी है। और चांदी को एजी बोलते हैं। एजी का मतलब अर्जेंटम। सबसे भारी गैस कौन सी है? तो रेडान है। और रेडान को आर्यन से इंडिकेट करते हैं। और रेडान सबसे भारी तत्व है। उसके बाद आते हैं अगले क्वेश्चन पर। पोलोनियम के सबसे अधिक कितने समस्थानिक होते हैं? तो 27 होते हैं। और सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या है? H2SO4। तो सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र है H2SO4। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और जैसा कि आपको पता है कि 30 मिनट में हमने 160 क्वेश्चन कवर किए हैं, यानी आपके समय को इतना हमने बचा दिया है, और जिससे आप प्रिपरेशन कंटिन्यू करके और अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आगे आने वाली वीडियो ऐसी ही मिलती रहें, जो कि कम समय में ज़्यादा चीज़ें गेन करने को मिलेगी। तो अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।